सबसे पहले अपन सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की, फिर वैदिक सभ्यता की, फिर हम जो मगध महाजनपद थी उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें हर्यक वंश हो गया, नाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, गुप्त वंश, सातवाहन वंश, कर्ण वंश और शुंग वंश, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले सिंधु यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों आप ध्यान से सुनना, मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको सभी चीज़ें बताऊंगा और अच्छे से सुनना, फिर जो क्वेश्चन बताऊंगा वो देखना। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता। जो सबसे पुरानी सभ्यता है वो कौन सी थी? सिंधु सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोग भारत के मूल निवासी यानी कि जो द्रविड़ लोग थे वो सिंधु सभ्यता के लोग कहलाते थे। सिंधु सभ्यता का पता है वो कैसे चला? तो सिंधु सभ्यता का पता है जब 1857 में कराची और लाहौर के बीच रेल पटरी बिछाने के दौरान जॉन बर्टन और विलियम बर्टन वो दो प्राचीन नगरों यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का पता लगा। तो जब वहाँ पर उन्होंने खुदाई का काम किया तो सबसे पहले हड़प्पा है वो अब पाकिस्तान में है, जो किस नदी के किनारे थी दोस्तों? रावी नदी के किनारे थी। और मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे थी, जो सिंध प्रांत के अंदर है। भारत में कालीबंगा है वो राजस्थान के अंदर पड़ता है, यही है जो इस सभ्यता का है। लोथल वैसे गुजरात में पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि उनके उत्खनन के फलस्वरूप बहुत सी जानकारियां प्राप्त हुई थी। उन जानकारियों के बारे में अपन देखते हैं। तकरीबन 5000 साल पहले एक उच्च स्तरीय सभ्यता विकसित हुई थी, जिनकी नगर नियोजन व्यवस्था बहुत उच्च कोटि की थी। लोगों को नालियों तथा सड़कों के महत्व का अनुमान था। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोग ईंटों का प्रयोग करते थे अपने घर बनाने में। गुजरात का शहर लोथल सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन धान्यागार था। दोस्तों ध्यान रखना, विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में मिले थे। अपने को पूछ ले कि मोहनजोदड़ो में क्या मिला था सबसे बड़ा, तो वो था विशाल स्नानागार। फिर है कि वहाँ पर कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो में ही मिली थी। और उत्खनन के फलस्वरूप ये पता लगाया गया कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी। तो सिंधु की है वो अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि और पशुपालन था। हड़प्पा सभ्यता से अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो अपने क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सी धातु की प्राप्ति नहीं हुई, तो लोहे की। सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। तो किसका उत्पादन किया? कपास का। फिर आते हैं आर्यंस, जो द्रविड़ थे उनको हरा दिया और वैदिक सभ्यता है वो प्रारंभ हो गई थी। तो याद रखना, आर्यों का मूल पशु क्या था? वो था घोड़ा। और अब इनके पास लोहे के औजार यानी कि इनके पास लोहे की प्राप्ति हो चुकी थी आर्यंस के पास वैदिक सभ्यता में। तो अब क्या किया इन आर्यंस में? तो मगध था जो उस टाइम सबसे पावरफुल राज्य था, और उज्जैनी था वो सबसे बड़ा क्या था? महाजनपद में बंटे हुए थे। तो 16 महाजनपदों में बांट दिया भारत को। जो पहला था मगध, दूसरा अंग, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, क्रू, पांचाल, शूरसेन, गाधार, कंबोज, अस्मक, अवंती, मत्स्य। अवंती है वो सबसे बड़ा महाजनपद था यानी राज्य था, और मगध है वो सबसे पावरफुल था क्योंकि इसके दोनों ओर से नदियां बहती थी दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि इन 16 महाजनपदों का उल्लेख है वो किस में मिलता है। तो एक बौद्ध ग्रंथ है, आप ऐसे याद रखना कि अंगूर, क्या याद रखना? अंगूर के अंदर मिलते हैं भाई 16 महाजनपदों का उल्लेख है वो अंगूर के अंदर, अंगूर से अंगुत्तर निकाय, ठीक है दोस्तों। फिर हम देखते हैं मगध महाजनपद के बारे में। तो मगध की सबसे प्राचीन
राजधानी है वो क्या थी, गिरिब्रज यानी कि राजगृह थी। तो दोस्तों सबसे पहले मगध महाजनपद पर हर्यक वंश आया। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबसार। नाग वंश आया उसके बाद, जिसका था शिशुनाग। उसके बाद आया नंद वंश, जिसका था महापद्मानंद। उसके बाद आया मौर्य वंश, जिसका था चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम बात करते हैं सबसे पहले हर्यक वंश की, जिसमें आते हैं बिंबसार ने इसका संस्थापक था। बिंबसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसकी मृत्यु इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। इस अजातशत्रु की मृत्यु इसके पुत्र उदयन ने कर दी थी, और इसी उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कर दी। फिर आता है महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना कर दी। नंद वंश के समय मैसेडोनिया के सरदार सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने पोरस राजा पोरस के साथ झेलम नदी के किनारे युद्ध लड़ा था, जो हाइड एंड स्पीक के युद्ध के नाम से जाना गया। और इसकी मृत्यु यानी कि सिकंदर की मृत्यु है वो जबर की वजह से बेबीलोन में हो गई थी। और नंद वंश का अंतिम शासक है वो धनानंद था। फिर आता है दोस्तों मौर्य वंश, क्योंकि धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मारकर मौर्य वंश की नींव रख दी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य, इस वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके गुरु का नाम चाणक्य था। चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त यानी कि कौटिल्य था। और इसने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी, और इस पुस्तक में राजनीतिक संबंधी बातों का उल्लेख किया गया है। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा है वो पण थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया था। इस सेल्यूकस निकेटर के राजदूत का नाम क्या था, मेगास्थनीज था। और मेगास्थनीज ने ही इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, और चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों का अंत कर दिया था। फिर सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया, और इसने भारत के 8 महाजनपदों पर कब्जा जमाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार किया था। इसकी मृत्यु है वो स्वर्ण बेलागोला यानी कि के उपवास के दौरान हो गई थी। इसके बाद बिंदुसार है वो अगला शासक बना। बिंदुसार के बारे में जान लेते हैं। बिंदुसार को पुराणों में बिंदुसार को क्या कहते हैं, अमित्रघात, वारिसार, भद्रसार के नाम से जानते हैं। यह जैन धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, और इसने अशोक को विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया, बल्कि वहाँ की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीता। बिंदुसार ने भारत के 10 महाजनपदों पर राज किया। इसके बाद अशोक अगला शासक बना। पूरे मौर्य वंश में अशोक सबसे महाप्रतापी शासक था। इसके शासनकाल में शिलालेखों का प्रचलन बढ़ा था। इन शिलालेखों की खोज सबसे पहले 1750 में फैनथेलर ने की थी, और सबसे पहले 1837 में इसको जेम्स प्रिसेप ने इन शिलालेखों को पढ़ा था। प्रारंभ में तो अशोक जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में कलिंग युद्ध में भारी मार काट के बाद इसने शस्त्रों का त्याग कर दिया था, और इसने गौतम बुद्ध के शिष्य उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और इस वंश का अंतिम शासक है वो कौन था, बृहद्रथ था। अशोक है वो देवा नाम प्रिय के नाम से विख्यात था। फिर हम बात करते हैं मौर्य वंश के बाद आया शुंग वंश, जिसका संस्थापक था पुष्यमित्र। उसके बाद आया कर्ण वंश, जिसका था वासुदेव। फिर आया सातवाहक वंश, जिसका था सिमुक। फिर आता है दोस्तों गुप्त वंश, जिसका था श्रीगुप्त। तो इम्पोर्टेंट 3 चीज़ें, सिंधु सभ्यता, मौर्य वंश और गुप्त वंश। हमने मौर्य वंश और सिंधु सभ्यता पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं गुप्त वंश की।
तो श्रीगुप्त ने इसका संस्थापक थे। श्रीगुप्त ने भारत के 6 महाजनपदों को जीता था। इसके बाद घटोत्कच और फिर चंद्रगुप्त प्रथम अगला शासक बना। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी देवी के साथ विवाह किया था। इसी ने भारत में गुप्त संवत की स्थापना की थी। फिर देखते हैं समुद्रगुप्त है वो अगला शासक बना। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था और इसने अपने सिक्कों पर वीणा बजाती हुई देवी की मूर्ति अंकित की थी। महापराक्रमी होने के कारण इसे भारत देश का नेपोलियन कहा जाता था। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय वो अगला शासक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। ये भी एक महाप्रतापी शासक था। इसने भारत में शकों के आक्रमण को विफल कर दिया था। भारत के इतिहास में सबसे पहले चांदी के सिक्के इसी ने चलाए थे। विक्रमादित्य के शासनकाल में कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, सुश्रुत इत्यादि विद्वान इसी के शासनकाल में थे। आर्यभट्ट खगोलीय वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे और आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। वराहमिहिर खगोल शास्त्री थे। कालिदास ने मेघदूतम और कुमार संभव की रचना की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहलाता है। इसके बाद कुमारगुप्त है वो अगला शासक बना। कुमारगुप्त नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमारगुप्त ने ही की थी। इसके बाद स्कंदगुप्त अगला शासक बना। इसने भारत में सबसे ज़्यादा कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया। इस वंश का आखिरी शासक भानुगुप्त था। अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। भारत में वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। ऋग्वेद ये सबसे प्राचीनतम वेद है और इसे संस्कृत भाषा का जनक मानते हैं। गायत्री मंत्र की रचना है वो ऋग्वेद से ही की गई है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। साम्यवेद इसको भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यजुर्वेद इसमें कृष्ण की उपासना का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद सबसे आधुनिकतम वेद है और जादू टोना टोट का अथर्ववेद से ही लिया गया है। राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हण है। ये पुस्तक कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में जब कि चीनी यात्री फाहियान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को बोला जाता है। दोस्तों बात कर लेते हैं। देखो अच्छे से क्वेश्चन उठते हैं कि विशाल स्नानागार है वो कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना क्या थी? बता सकते हैं? नृत्य करती हुई बालिका। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। पता नहीं है आपको? मगध। सिंधु घाटी का बंदरगाह का नया नाम था लोथल। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए थे? ईंट से। हड़प्पा सभ्यता के अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? लोहा। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो कहाँ से लिया गया था? ऋग्वेद। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के साथ युद्ध लड़ा था? पोरस। निम्नलिखित मगध के राजवंशों को मतलब ऐसे है कि किस क्रम से ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहाँ हुई थी? तक्षशिला। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? स्वर्ण बेलगोला। देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात थे? अशोक। इंडिका किसने लिखी? मेगस्थनीज। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? मेगस्थनीज। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? उपगुप्त। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चाणक्य थे। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है?
अशोक। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर राज किया था? बताइए आप। शुंग वंश। फाहियान किसके शासनकाल में दौरान भारत आया था? फाहियान चंद्रगुप्त प्रथम या द्वितीय? बताइए। चंद्रगुप्त प्रथम। मेघदूत की रचना किसने की थी? कालिदास ने। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से वो क्वेश्चन उठा लेते हैं, आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि आपकी इसकी PDF के रूप में यदि आप चाहते हो कि वीडियो बनाओ तो मैं वो भी बना दूंगा। जैसे 16 महाजनपदों का उल्लेख किस में मिला था? अंगुत्तर निकाय। वैसे वो ट्रिक अच्छी लगी हो तो बताना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।